Hello students, today I starts your civics chapter 4th according to new book, new syllabus and according to old book chapter 5th working of institution. Chapter overview. Democracy is not just about people electing their rulers. जैसे कि 5th to 3rd चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में ही डिस्कस किया गया है और चैप्टर 3rd में इलेक्टोरल पॉलिसीज़ डिस्कस किया गया, कैसे इलेक्शन होते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग, कि वो अपने लोग जो है अपने रूलर को इलेक्ट करें, यही डेमोक्रेसी नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूलर्स को कुछ रूल्स और कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंस्टीट्यूशन मीन्स होती संस्थाएं, तो उनकी भी कुछ संस्थाएं होती हैं जिनके साथ वो वर्क करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में इसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द कंट्री मैनर इन विच मेजर डिसीजन आर टेकन and implemented in our country. We also look at how dispute regarding these decisions are resolved in this process. We come across three institutions that play a key role in major decision. तो गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं, जैसे हम कहते हैं उनको आर्गन भी बात कर सकते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वी हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस। और इन सब के बारे में हम पिछले क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, 7th and 8th क्लास में। हियर we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. तो यहाँ उसकी समरी करेंगे। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू एक तरह से अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर आपको हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मतलब कैसे बड़ी बड़ी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, अब जैसे यहाँ पे एक डिस्कस किया गया है। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। यहाँ 13 अगस्त 1990 की बात है। गवर्नमेंट इंडिया जो है एक ऑर्डर इश्यूज करती है। इट वाज कॉल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम। क्या कहते हैं इसको? ऑफिस मेमोरेंडम। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट OM, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,012 अपॉन 3190। मतलब द EST या STs डेटेड 13/8/1990, 13/8/1990 को ST एक्ट की जो बात थी, जो किया गया था। द जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियांस एंड sign the order. It was quite short, the barely 1 page. तो किस डिपार्टमेंट की तरफ से? पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, व्यक्तिगत मंत्रालय, जो मतलब पब्लिक ग्रीवियांस, जन सुनवाई और पेंशन, कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जो है ये ऑर्डर पेश किया गया। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, बैरली 1 पेज, 1 पेज का था नियर अबाउट। इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डनरी सर्कुलर, एक साधारण सर्कुलर की तरह था। और नोटिस दैट यू
मे हैव सीन इन स्कूल, जैसे कि स्कूल में कोई नोटिस जारी होता उसी तरह से था। द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर, सरकार जो है प्रत्येक दिन सैकड़ों मामलों पे ऑर्डर इशू करती है। बट दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल सोर्स, मतलब एक विरोधाभासी जो कई वर्षों से चला आ रहा था। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। यहाँ पे है, इसको आप पढ़िएगा, जो है कैसे मंडल कमीशन की बात हो रही है, जो रिजर्वेशन एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोग बना था, जो चीफ जस्टिस रिटायर सुप्रीम कोर्ट के मंडल BP मंडल और उनके जो आयोग बना उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1980, 1980 को 31 दिसंबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इस आर्डर को, इस आयोग को लागू नहीं करना चाहता था। इसके अनुसार 27% वैकेंसीज इन द सिविल पोस्टेज एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व्ड फॉर SC BC, आज OBC जो हम कहते हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था किसी भी सिविल सर्विसेज में। 23% SC ST के लिए था। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes SC BC। तो इस ऑर्डर के तहत क्या था कि 27% जो है सीट रिजर्व कर दी गई थी, मतलब रिजर्व करने का प्रावधान था इसमें ऐसे लोगों के लिए जो समाज में पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, ऐसे वर्ग के लिए। OBC क्लास इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपुल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। रिजर्वेशन उस समय केवल SC और ST के लिए था। 23% रिजर्वेशन था सिविल सर्विसेज और अदर में। जो शेड्यूल ट्राइब्स SCs एंड शेड्यूल STs एंड शेड्यूल कास्ट SC के लिए था। नाउ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SC BC, एक तीसरी कैटेगरी SC BC जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वाज इंट्रोड्यूस। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। और इस रिजर्वेशन कोटा में केवल बैकवर्ड क्लास ही जो है के लोग ही शामिल हो सकते थे। 27% जॉब अदर कुड नॉट बी कम्पीट फॉर दिस जॉब। हाँ, अरे यार रुका। द डिसीजन मेकर हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। अब डिसीजन मेकर कौन था, कौन डिसीजन लेता, कौन इस मेमोरेंडम को डिसाइड करता, इस इश्यू को। Such a big decision could not have been taken by the person who signed that document। तो इतना बड़ा डिसीजन केवल वही व्यक्ति नहीं ले सकता जो इस पर साइन करता। द ऑफिसर वाज merely implementing the instruction given by the minister of personnel। तो उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो है उस चीज़ का प्रारूप तैयार करते जो मिनिस्टर द्वारा डिसाइड किया जाता। कौन से मिनिस्टर? पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। पब्लिक मतलब जन कार्मिक सुनवाई और पेंशन डिपार्टमेंट of which the department was a part, we can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. Number 1, President is the head of the state.
जैसे बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी कंट्री का हेड होता है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर उसके हाथ में होती है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर, और जो है वास्तविक पावर जो है उसी के हैंड में होता है, क्योंकि सारा वर्क वही करता है, सरकारी तंत्र। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, और सारे निर्णय जो है वो, या ज़्यादातर निर्णय वो कैबिनेट मीटिंग में लेता है अपने कैबिनेट मंत्रियों के। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। अब पार्लियामेंट में, ये क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया है सिविक्स में, इसमें प्रेसिडेंट और दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, वही गवर्नमेंट बनाता है। सो वर ऑल दीज पीपुल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग, तो ये सब जो लोग हैं, यही सब लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. एक चेन के थ्रू होता है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड बैकवर्ड, दूसरी बार जो है पिछड़े क्लास, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग जो है 1979 में सेटअप किया, द्वितीय पिछड़ा आयोग। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, बीपी मंडल इसके हेड थे। हैंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, इसलिए उन्हीं के नाम से मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, और उनसे ये कहा गया कि आप जो है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए, क्राइटेरिया बनाई जाए, जिससे उनको उत्थान के लिए कुछ किया जा सके। एंड रिकमेंडेड बैकवर्ड क्लास इंडिया एंड recommended steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. उन्हें बहुत से सुधार उसमें सुझाव दिए। One of these was 27% of government job, और उसी में से एक ये भी था कि 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट जॉब में ऐसे लोगों को। The report or recommendation were discussed in the parliament. संसद में इस पर डिस्कस किया गया। सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। बहुत से पार्लियामेंट्रियंस जो संसद सदस्य और बहुत से पार्टियों ने इसको मांग किया, कमीशन का रिकमेंडेशन किया जाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन 1989, और उसी फिर 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुआ। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर हम पावर में आते हैं तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन। जनता दल बहुमत में तो नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से जो है वो सरकार में आई, और उसके लीडर विश्वनाथ प्रताप सिंह चुने गए और वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड सेवरल डेवलपमेंट्स टू प्लेस आफ्टर दैट। उसके बाद the President of India in his address to the Parliament announced that intentions of the government. जब नए सदन की कार्रवाई होती है तो प्रेसिडेंट जो है अभिवादन करता है, उसको मतलब सदन को, दोनों सदनों को संबोधित करता है, और उसने सरकार के इंटेंशंस को किया। रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, मंडल आयोग के जो रिकमेंडेशन थे, सुझाव थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के इरादों को किया। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टूक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक निर्णय लिया इस रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने
पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया डिसीजन थ्रू आई स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट को भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड, और जो उस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने उसको ड्राफ्ट किया, प्रारूप तय किया उसका, एंड मिनिस्टर अप्रूवल, और उसके मंत्री उसको अप्रूव किए, एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और ऑफिसर जो हेड होता है सेक्रेटरी, जॉइंट मतलब सेक्रेटरी होता है उसका, वो सरकार के बिहाफ पर उस पर सिग्नेचर किया। दिस वाज द OM ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,012 अपॉन 3190 वाज बॉर्न ऑन अगस्त 13, 1990। इस तरह से एक ऑफिस मेमोरेंडम बना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड, अगले कुछ महीनों तक इस पे हॉट डिबेट होता रहा। न्यूज़पेपर, मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज, लोगों के डिफरेंट दृष्टिकोण थे, भरे होते थे विचारों से ऑन दिस इशू, इस इशू पर। इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुयामी मतलब चारों तरफ इसका विरोध हुआ, एंड काउंटर प्रोटेस्ट सम ऑफ विच वर वायलेंट, उसमें से कुछ तो हिंसात्मक हो गए। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों ने रिएक्ट किया क्योंकि ये हजारों जॉब पे इसका सीधा असर पड़ा, लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसमें जनरल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। बहुत से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद और ऐसे ऐसे जगहों पर, उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया क्योंकि उनके लिए तो जॉब का चांस ही नहीं रह गया। काफ़ी फाइट उनके लिए बढ़ गया। रिजर्वेशन, सम फेल्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटीज एमंग पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया द नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन, और कुछ लोगों ने यह भी फील किया कि इनइक्वलिटीज, असमानता एक तरह से एमंग लोगों के बीच में, डिफरेंट कास्ट, अलग अलग वर्गों के लोग में जो है ये रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज who so far had not adequately been represented in government employment। तो ऐसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी सी मिल गई कि जो नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो कि सरकारी कामकाज में, मतलब सरकारी कर्म में अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, उसके लिए वो एबल नहीं हो सकते थे। अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर, दूसरे लोगों के लिए अनफेयर था। इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या था ये? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो सबके लिए मौका की बात होती थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात कही गई थी, उसका डिनाई मतलब वो फॉलो नहीं हो रहा था। टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ऐसे लोग जो बैकवर्ड समुदाय से नहीं थे, दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, वो जॉब से वंचित हो सकते थे यद्यपि वो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड होते थे। मेरिट, आज उनसे ज़्यादा मेरिट होती है लेकिन वो बच्चे रह जाते हैं रिजर्वेशन के चक्कर से। सम फेल्ट दैट दिस वुड परप्यूटेट कास्ट फीलिंग एमंग पीपुल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी, और कुछ लोग ऐसा सोचते थे इससे जात फीलिंग होगी, हमारी राष्ट्रीय एकता हैम्पर होगी। इन दिस चैप्टर वी वुड नॉट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट, अब इस चैप्टर में हम ये चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे कि निर्णय अच्छा था या नहीं। ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन, ये एग्जाम्पल केवल इसलिए लिया गया कैसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं गवर्नमेंट में। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, कौन इस डिस्प्यूट को शांत कर सकता है, हल कर सकता है? यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। गवर्नमेंट डिसीजन, सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट, कुछ लोगों ने अपोज किया, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल की।
दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, और कोर्ट में अपील किया कि इस आर्डर को इनवैलिड करें एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोके। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर, एक सारे केसेस को एक साथ उसने बंच किया और सुनवाई किया। कोर्ट हर्ड आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ साइड बाय अ मेजॉरिटी, द सुप्रीम कोर्ट जज 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, और अंत में उसने सरकार के आर्डर को वैलिड कर दिया। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट्स आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स, और उसी समय उसने सरकार से कहा कि मॉडिफाइड करने के लिए इट द ओरिजिनल आर्डर, अपने ओरिजिनल आर्डर को मॉडिफाइड करने के लिए। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स एमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 1893. 8 सितंबर 1993 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम हुआ उस डिपार्टमेंट के द्वारा। द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन, और इस तरह से जो डिस्प्यूट था, डिस्कस था, वो अंत हुआ और एक नई नीति सामने आई तब से आज तक। अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क, कैसे गवर्नमेंट काम करती हुई हमने एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे ऑफिस मेमोरेंडम कोई पास होता है तो उस पर डिस्कस होता है, फिर वो कैसे गवर्निंग इन अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, नागरिकों की सुरक्षा, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ टू ऑल, इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स को कलेक्ट करना और पैसे को खर्च करना किस पर? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था को ऊंचा बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए। डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब जो सुधार कार्य हैं, जो डेवलपमेंट वर्क है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम, सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन on how to go about these activities, other have to implement these decisions. If disputes arise, और अगर disputes होता है, बहस होती है, these decisions are in their implementation, इस निर्णय पर या उसके implementation पर, उसके कार्य योजना पर, these should be someone to determine what is right and what is रॉन्ग, तो उसमें से ये निर्णय के लिए होता है कि कौन क्या गलत है, क्या सही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट, और ये ज़रूरी है सबके लिए जानना कि इसके लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज। सो to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies। तो ये सब टास्क को अटेंड करने के लिए जो है कई अरेंजमेंट, कई व्यवस्थाएं हमारे आधुनिक डेमोक्रेसीज में बनाई गई हैं। सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, और इसी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अ डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन, और कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र तभी अच्छा कार्य करता है जब ये इंस्टीट्यूशन अपने वर्क को सही से परफॉर्म करें। एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को अपने कुछ पावर हैं। इन द एग्जाम्पल एबव we saw several such institutions at work. The prime ministers and the cabinet are institutions that take all important policy decision. ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी इम्पोर्टेंट नीतिगत निर्णय लेते हैं। सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन।
जो सिविल सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये सब भी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए, अपने मिनिस्टर्स के निर्णयों को फॉलो करने के लिए, लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, जहाँ पे नागरिक और सरकार के बीच जो कला एक तरह से डिस्प्यूट होता है उसको फाइनली सेटल करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है उसमें? रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर, और इससे नेताओं के हाथ बंधे होते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज एंड रूटीन्स। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, और इससे क्या होता है? प्रायः डिले मतलब देरी होती है, और कॉम्प्लिकेशन जटिलता। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी frustrating. One might feel that is much better to have one person take all decision without any rule. Therefore dealing with institution, अगर मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, जो अलग अलग तंत्र बनाए गए हैं, इनके साथ अगर किसी चीज़ की डीलिंग हो रही, वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेट करने वाला। वन माइट फील दैट मच बेटर, और कोई ये भी सोच सकता है कि इससे तो अच्छा होता है कि एक हाथ में जो होती पावर, एक ही व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता, और बिना किसी रूल के, जैसे मोनार्की सिस्टम में या डिक्टेटर में। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये लोकतंत्र की स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। कुछ डिलेज, देरी होना, कॉम्प्लिकेशन होना, ये उस इंस्टीट्यूशन के लिए उपयोगी हो सकता है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, फॉर वाइडर सेट ऑफ पीपुल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। डिफिकल्ट टू हैव गुड डिसीजन मतलब अच्छे निर्णयों को लेने में, टेकन वेरी क्विकली बहुत जल्दी लेने में परेशानी भी हो सकती है। बट दे आल्सो मेक इट इक्वलिटी डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। लेकिन अगर गलत निर्णय ले लें तो उसके वजह से बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। और ये रीजन है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो एक इंस्टीट्यूशन के तहत काम करती है, अलग अलग तंत्रों के तहत। पार्लियामेंट, संसद। इन द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? क्या आपको याद है पार्लियामेंट के रोल को? परहैप्स नॉट, जैसे उसमें डिस्कस नहीं किया गया। सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट, यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। आप सोच सकते हैं पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। Let us recall the points made earlier by completing the following sentence. The report of the Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned then in his Prime Minister made, ये पिछला रिकॉल किया जा रहा है अभी जो इसलिए शॉर्ट में है। The decision was not directly taken in the Parliament, but parliamentary decisions on the report influence and shape the decisions of the government। लेकिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन है, जो संसद में जो बहस होती है, वो रिपोर्ट को प्रभावित करती है और उस निर्णयों को शेपिंग करने में मदद करती है सरकार के। दे बॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर दबाव बनाती है टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। इफ द मंडल पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट इस निर्णय के पक्ष में नहीं होती तो द
फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, तो सरकार इसको आगे नहीं बढ़ा सकती थी। कैन यू गेस व्हाई, कैसे, जैसे बताया था हमने पहले भी कि कोई भी बिल अगर मिनिस्टर या कोई भी संसद व्यक्ति पास कर लाता है तो उस पर डिस्कस होती है दोनों सदनों में, और मेजॉरिटी के पास के साथ अगर वो बिल पास होता है तभी वो आगे बढ़ता है। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट्स इन द अर्लियर क्लासेस and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision। तो आप पिछले क्लासेस में बताया गया है कैसे पार्लियामेंट जो है अपना वर्क करती है, और अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती है तो कैबिनेट डिसीजन कोई भी हो वो अप्रूव नहीं हो सकती है। हाँ, ये है कैबिनेट डिसीजन, अगर गवर्नमेंट उस तरह कोई निर्णय लेती है तो कैबिनेट मीटिंग उसको पास कर सकती है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, संसद की क्यों ज़रूरत है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जनता के बिहाफ पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब सर्वोच्च पॉलिटिकल अथॉरिटी है, राजनीतिक अथॉरिटी है कौन, रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य स्टेट में। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। हमारी नेशनल असेंबली क्या है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल उसको हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। अलग अलग देशों में उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब जगह ऐसे ही होता है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। नंबर 1, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन अ कंट्री। पार्लियामेंट ही फाइनल अथॉरिटी है नियम बनाने के लिए किसी भी देश में। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। इसीलिए इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका, क्योंकि कानून यही बनता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ। पुराने जो वर्तमान मतलब मौजूद नियम उसको बदल सकता है और एबोलिश समाप्त कर सकता है, उसके जगह पे नया कानून ला सकता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। संसद किस जो है ये सरकार जो रनिंग कर रही है उस पर कुछ कंट्रोल भी कर सकती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। इंडिया जैसे देश में तो डायरेक्ट और पूरी तरह से है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट। और सरकार कोई निर्णय या किसी चीज़ का वो तभी तक एंजॉय कर सकती है जब तक उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट है। अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं मिलती है, अल्पमत में आते ही सरकार गिर जाती है। चेंज भी हम कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। पार्लियामेंट कंट्रोल आर द मनी दैट द गवर्नमेंट है। सरकार के पास जो पैसे होते हैं उस पर कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन। बहुत से देशों में तभी सरकार पैसा खर्च कर सकती है जब उस पर पार्लियामेंट सैंक्शन करे। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन एंड डिबेट का हाईएस्ट फोरम है वो संसद। पब्लिक इशू, किसी भी पब्लिक इशू पर, नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति पर, देश के, जैसे इस समय चाइना और इंडिया का मामला चल रहा है, तो इस पे अगर कोई डिस्कशन करना है तो पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन डिबेट होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सिंस द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आज आधुनिक लोकतंत्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्री डिवाइडेड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस, हम कहते हैं उन्हें। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जैसे हमारा लोअर हाउस है जिसको हम कहते हैं परमानेंट पब्लिक हाउस,
लोकसभा। सेकंड हाउस यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, दूसरा हाउस जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट, इसको हम राज्यसभा कहते हैं। ये डायरेक्ट पब्लिक द्वारा नहीं चुने जाते, अलग अलग स्टेट्स के मेंबर्स जो होते हैं असेंबली के, वो चुनते हैं। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, although she is not a members of either house, although यद्यप वो जो है क्या है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। दैट इज वाई all laws made in the houses come into force only after they receive the assent to the president, क्योंकि जो लॉ हैं दोनों हाउसेस के डिस्कशन के बाद जो होता है लॉ, अंतिम फाइनल सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, जिसे हम एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं, सिग्नेचर। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस, अभी क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया था पार्लियामेंट के बारे में। चैप्टर 4 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। Let us recall some key differences between the compositions of the two houses parliament. Answer the following: Lok Sabha and Raj Sabha. What is the total number of member? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जैसे हम बताया अपने इंडिया में 545 लोकसभा मेंबर हैं, जिसमें 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन, एंड 245 मेंबर्स आर राज्यसभा। ये अलग अलग स्टेट में उनके विधायन सभा की संख्या के आधार पर होते, जैसे अभी जल्दी में ही राज्यसभा इलेक्शन हुआ, एमपी में 3, राजस्थान में 3, गुजरात में, ऐसे और अदर स्टेट में। तो ये विधायक चुनते हैं, विधायक वोट देते हैं, करीब 40-50 विधायक के सीट पर एक राज्यसभा मेंबर होता है। तो जहाँ जिस सरकार की बहुमत होती है, जो सरकार होती है, उसी पार्टी के ज़्यादातर मेंबर चुने जाते हैं। Which of the two houses is more powerful? दोनों में कौन more powerful है? It is might appear that the Rajya Sabha is more powerful. For some times it is called the upper chamber. राज्य सभा ज़्यादा पावरफुल है, कभी कभी इसको हम अपर चैम्बर कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, एंड लोकसभा द लोअर चैम्बर, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल। तो अपर हाउस या लोअर हाउस के आधार पे हम नहीं कह सकते कि राज्यसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर। राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, बट ऑन मोस्ट मैटर लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कौन करता है? लोकसभा, उसी पास सुप्रीम पावर है। एनी ऑर्डनली लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ। कोई भी साधारण बिल जो है, साधारण लॉ दोनों हाउस में पास होना जरूरी है। द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस सिट टुगेदर। दोनों हाउसेस के मेंबर बैठते हैं जब जॉइंट सेशन होता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग। और ऐसे मीटिंग में चूँकि ज़्यादा संख्या लोकसभा की होती है और उसी के व्यू को ध्यान में दिया जाता है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। मनी मैटर में मनी बिल केवल लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में उसको जाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादा पावर है मनी के मामले में लोकसभा पास होता है। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा कैन ओनली डिले इट 14 डेज, 14 दिनों तो इसको डिले कर सकता है। सजेस्ट चेंज करने के सुधार दे सकता है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं कर सकता। ओके, थैंक्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर 4th। I hope that you will understand. Watch video, listen carefully and make notes, question answer. Thank you. Second parts of the video I provide next day. Thank you.